हेलो प्यारे साथियों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला। जो अधूरा चैप्टर रह गया था उसको पूरा करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, आप लोग मेहनत करते रहिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। वैकेंसी आएंगी साथियों, बस आप जम के मेहनत करते रहिएगा। ठीक है साथियों, हम कुछ बात आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग इस समय सोच रहे हैं कि अभी पढ़ाई क्यों करें, ठीक है, आने वाला समय भी दूर है, यानी कोई वैकेंसी वो दूर है। लेकिन साथियों एक चीज़ बताइए हमें, आपने एक लक्ष्य तो बना रखा होगा ना। क्या वो लक्ष्य इतना आसान है जितना आप सोच रहे हैं? अगर इतना आसान होता तो अब तक लक्ष्य मिल चुका होता, हमें भी आपको भी, क्योंकि सबका अपना अपना एक लक्ष्य होता है। साथियों लक्ष्य जब हम तय करते हैं और जब उस पर चल पड़ते हैं ना साथियों, तो वहाँ पे बहुत सारे रोड़े आते हैं, बहुत सारा संघर्ष मिलता है और उस संघर्ष को हमें काटना है। समझ रहे हैं? ये समय वही चल रहा है, इस संघर्ष को काटिए और नया उजाला आएगा और नए दिन होंगे, बहुत अच्छे होंगे। समझ रहे हैं साथियों? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। साथियों हम लोग बात कर रहे थे स्वर के बारे में। ठीक है, स्वरों में साथियों हम लोग वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसे दिया हुआ है अ और आ, ई और ई, उ और उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ठीक, ये 11 साथियों आपके क्या हैं? स्वर हैं। ठीक, इन 11 स्वरों का उच्चारण स्थान दिया हुआ है। आइए देखते हैं। आ और आ का उच्चारण स्थान साथियों कंठ से है। कहाँ से है? कंठ से। जब आ और आ यानी छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनियाँ हमारे कंठ से निकलती हैं। समझ रहे हैं बात को? अगली बात करते हैं ई और ई की। जब ई और ई बोलते हैं साथियों, तो जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं वो तालव्य यानी तालु को स्पर्श करते हुए निकलती हैं। यानी ये जो मुंह के ऊपर का हिस्सा होता है ये इसको स्पर्श करते हुए निकलती है। तो यहाँ से यानी तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है? स्वरों में बात की जाए तो ई और ई की। क्लियर बात साथियों? आगे बढ़ते हैं। उ और उ का उच्चारण स्थान साथियों ओष्ठ से होता है। उ और उ बोलेंगे, इन्हें इनका उच्चारण करेंगे तो ओठ का क्रिया होगा। किसका कार्य होगा? ओठों का कार्य होगा। अगर आप इनको बंद कर देंगे ओठों को या इनको ओपन कर लेंगे तब आप उ और उ का उच्चारण नहीं कर सकते। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका हो जाएगा ओष्ठ से उच्चारण स्थान। उसके बाद है ऋषि। ऋषि का साथियों उच्चारण स्थान मूर्धन्य, मतलब मसूड़ों से, जो ऊपर के ये दांत हैं इसके ऊपर जो मसूड़े हैं यहाँ से उच्चारण स्थान किसका होता है? ऋषि का होता है। ठीक है, आगे चले साथियों। ए और ए, ए और ऐ। ठीक है, ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान साथियों कंठ तालव्य है। ये 4 तो आपके मूल प्रकार के हो गए उच्चारण स्थान, लेकिन ये ए और ऐ साथियों ये संयुक्त स्वर होते हैं, तो संयुक्त स्वर में संयुक्त उच्चारण स्थान होंगे। जैसे बात की जाए ए की, ए में 2 वर्ण हैं, एक है आ और एक है ई। ठीक है, एक आ है और एक ई है। आ का उच्चारण स्थान साथियों होता है कंठ से और ई का उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। तो इन दोनों वर्णों के मिलने से कौन सा अक्षर बना है? तो वो बना है साथियों ए। तो जब ये ए बना है तो इसका मतलब है इनका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। ए का ये हो जाएगा, ऐ का भी ये हो जाएगा, क्योंकि आ में क्या होता है? आ और बड़ी ई हो जाती है तो ये ऐ हो जाता है। ठीक है साथियों, बात समझ में आई? गुड। आगे देखते हैं साथियों ओ और औ का उच्चारण स्थान। ओ और औ का उच्चारण स्थान साथियों ओ का होता है आ और उ। ठीक, ओ भी संयुक्त स्वर है। इसके आधार पर इसमें भी 2 वर्ण मिले हैं, एक आ है और एक उ है। ठीक, आ का उच्चारण स्थान साथियों होता है कंठ से और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। तो इन दोनों वर्णों के मिलने से बना है अक्षर, तो उसी प्रकार इन दोनों के उच्चारण स्थान से बना है आपका
कंठोष्ठ। क्लियर बात साथियों? उसी प्रकार आप बड़ा ऊ कर दीजिए, यहाँ पे औ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं साथियों। दो बचते हैं इसमें आपके अयोगवा। ठीक है, अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? अंग और आहा। ठीक है, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। वेरी गुड। ये अनुस्वार स्वर है और ये विसर्ग है। ये दोनों का प्रयोग स्वर में भी होता है और व्यंजन में भी होता है। आई बात समझ में साथियों? इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिका से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, तो इसको आप नासिका से भी उच्चारण स्थान ले सकते हैं या ये अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये अंग अहा जो ये आता है साथियों, इसमें क्या होता है, जैसे लिखा हो प्रातः, तो प्रातः में जो ये दो बिंदियां लगी होती है ये इसी अहा की लगी होती है, इनको क्या कहते हैं? विसर्ग। अधिकतर इनका प्रयोग किसमें होता है साथियों? संस्कृत शब्दों में होता है। किसमें होता है? संस्कृत शब्दों में। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? कंठ से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से है। ठीक है साथियों, आई बात समझ में? तो ये बात हो गई साथियों स्वरों की। स्वर कितने हैं? 11। मूल स्वर कितने हैं? 4। आई बात समझ में? स्वरों का उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो ये आपके सामने है। अगर हम बात करें मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, तो साथियों 4 हैं। कौन कौन से? विवृत है, अर्ध विवृत है, अर्ध विवृत है, संवृत है और अर्धसंवृत है। आई बात समझ में? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं व्यंजन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण की। ठीक है, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं साथियों? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमें अन्य वर्ण की जरूरत हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और वो अन्य वर्ण कौन से होते हैं? वो साथियों स्वर होते हैं। अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के अंत में अ स्वर की उच्चारण होता है, आ स्वर का उच्चारण होता है। ठीक है, देखते हैं साथियों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना न हो पाए, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण आ की सहायता से उच्चरित होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर की खासियत क्या थी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिन्हें अन्य वर्णों की सहायता से न बोला जाए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि आ वर्ण की जरूरत पड़ती है। ठीक है साथियों, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं? तो साथियों व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। ये 33 कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और इन्हीं में 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। साथियों 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। ठीक, 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। आइए बात करते हैं ये 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो साथियों इसमें है का वर्ग और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन 5 वर्गों के जो प्रत्येक वर्ण हैं ये कितने हैं साथियों? तो इनकी संख्या है 25 और इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आई बात समझ में साथियों? इन 25 वर्णों यानी कि जो पहला वर्ण होता है उसको लेते हैं और कहते हैं कि उसके वर्ग में जितने भी वर्ण हैं ये वर्ग बन जाता है। जैसे का है तो ये का वर्ग का हो गया, चा है तो चा वर्ग का हो गया, टा है तो ता वर्ग का हो गया, ता वर्ग का हो गया और पा वर्ग का हो गया। ठीक, ये प्रत्येक 5 वर्गों के जो वर्ण हैं वो है 25 और इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद 4 ये है या, रा, ला, वा। ठीक, ये साथियों अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, ये कौन से होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद साथियों ये चार जो हैं ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है साथियों छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये आपके चार वर्ण साथियों ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये जो है इन्हीं स्वरों इन्हीं व्यंजनों की सहायता से बने होते हैं। जैसे क और स, आधा क और श मिलके बनता है ये छ। ठीक, उसके बाद त और र मिलके बनता है त्र, ज और ज्ञ मिलके बनता है ज्ञ, स और र मिलके बनता है स्र। ठीक, ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है साथियों, ये कौन से हो गए आपके? संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब इन्हीं जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं इनमें से ये दो निकल के आते हैं जिनको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, दिखेगा यहाँ पे द्विगुण व्यंजन। जब इनके नीचे ऐसे बिंदी लग जाती है साथियों, ड और ढ के नीचे, ड और ढ के नीचे बिंदी लग जाती है, तो ये साथियों क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं द्विगुण व्यंजन, या फिर इनको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे लिखा हो, अब इसको हम परिभाषा मिटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बैठ करके साथियों, जैसे लिखा हो लड़ना। ठीक, ये लड़ना लिखा, क्या ये सही है? ये जो लड़ना लिखा है ये शुद्ध रूप में लिखा है? नहीं ना साथियों। क्यों? इसके नीचे यहाँ पे लड़ना, वो बात थी लड़ना की, लेकिन यहाँ पे बात है किसके? लड़ना की। ठीक, लड़ना। ठीक है साथियों, तो ये बात हो गई लड़ना। इसी प्रकार पढ़ना। ठीक, तो ये फिर क्या होते हैं साथियों? ये आपका द्विगुण व्यंजन। इसमें या फिर उच्छिप्त पूछ लेता है कभी कभी, ऐसे कोई शब्द एक वाक्य लिख देता है साथियों, लिखा हो राम पढ़ने में तेज है। ठीक है, मान लो ये वाक्य लिखा हो साथियों और इसमें पूछा जाए कि किस शब्द में द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन है। कभी कभी ऐसा ही करके चार वाक्य दे देता है और उसमें पूछता है कि किस वाक्य में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, जिस इसमें ड और कहीं लिखा हो या फिर ढ लिखा हो, अगर इनके नीचे बिंदी कहीं लगी है तो उसको आप आंख बंद करके बता सकते हो कि ये द्विगुण व्यंजन इसमें प्रयोग किया गया है। इसका मतलब किसमें प्रयोग किया गया साथियों? पढ़ना में प्रयोग किया गया। आई बात समझ में साथियों? गुड। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। साथियों, ये जो चा वर्ग होते हैं, चा वर्ग का ये, ठीक है, चा वर्ग का चा, छा, जा, झा, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झा को कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं साथियों। उसके बाद बात की जाए साथियों, ये जो 5 अंतिम वर्ण होते हैं इनको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। ए साथियों, आप लोग इन चीज़ों को एक एक नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपकी भाषा में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को रिप्लाई तुरंत करते हैं साथियों। ठीक है, इनको कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, ठीक। इनका उच्चारण स्थान अनुनासिक नासिका से होता है। इनको अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है साथियों, इन्हें पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। आई बात समझ में साथियों? इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आपको? गुड, फिलहाल नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। अब थोड़ा सा ये जो बहुत सारा लिखा पीछा है इसमें, इसको हम हटाने का प्रयास करते हैं साथियों। ठीक है, अब बात आती है साथियों प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। ठीक है,
उच्चारण स्थान की बात करते हैं। साथियों, ये जो स्पर्श व्यंजन है, इनके पांचों वर्णों का जो उच्चारण होता है उनका एक शॉर्टकट है, आप लिख लीजिएगा KTMDO, KTM 2, ठीक है, KTM 2। के से साथियों होता है कंठ। एक मिनट, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे साथियों कि हमारे जो उच्चारण स्थान होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों कंठ, एक होता है तालव्य, एक होता है साथियों मूर्धन्य, उसके बाद होता है साथियों दंत, और उसके बाद होता है ओष्ठ। ठीक, ये 5 प्रकार के आपके मूल उच्चारण स्थान होते हैं। अब उसके बाद इनमें क्या होता है कि कुछ 2 जगह से निकलते हैं, तालव्य और मूर्धन्य को मिलकर बने तो ताल मूर्धा कहा जाएगा उनको। कुछ कंठ और ताल से मिलकर निकलते हैं तो उनको कंठ तालव्य कहा जाएगा। कुछ दंत ओष्ठ मिलके मिलते हैं तो उनको कहते हैं दंतोष्ठ कहते हैं। तो आगे इन वर्णों को, ये कौन कौन से वर्ण होते हैं वो आगे हम बात करते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपके के से हो गया साथियों कंठ, ठीक है, ये हो गया आपका कंठ, ठीक। उसके बाद हो गया तालव्य, इसको तालु भी कह सकते हैं आप या तालव्य भी कह सकते हैं। उसके बाद हो गया मूर्धन्य, ठीक है साथियों, ये हो गया मूर्धन्य। उसके बाद हो गया दंत, उसके बाद आता है साथियों ओष्ठ, ओष्ठ है, ठीक। का वर्ग के प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। च वर्ग के प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान साथियों तालव्य होता है। ढ वर्ण के प्रत्येक वर्णों का उच्चारण क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ता वर्ग के प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत होता है। पा वर्ग के प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है साथियों। आई बात समझ में साथियों? इसमें जो आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं उनका भी उच्चारण स्थान साथियों मूर्धन्य ही होता है, ठीक, उनका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। क्लियर बात साथियों? इतनी बात आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान। आपका अंतस्थ व्यंजन का पहला है साथियों य, ठीक है। य का उच्चारण स्थान साथियों होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य होता है। आई बात समझ में साथियों? इसका तालव्य होता है। रा का उच्चारण स्थान होता है साथियों मूर्धन्य, इसका होता है मूर्धन्य होता है। उसके बाद ल का उच्चारण स्थान साथियों इसका होता है दंत्य, और वा का होता है साथियों, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको कहते हैं दंत्योष्ठ। इसका उच्चारण स्थान साथियों दंत्योष्ठ होता है। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत साथियों? गुड, आगे देखते हैं। इसका भी उच्चारण स्थान साथियों जो स है, शलीफा वाला स, इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। इसका उच्चारण स्थान साथियों मूर्धन्य होता है। उसके बाद इसका उच्चारण स्थान साथियों दंत्य होता है, और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। आई बात समझ में साथियों? सलीफा का जो सा है इसका उच्चारण स्थान तालव्य होगा। ये सब खटकोण वाला सा होता है, इसका मूर्धन्य होता है। उसके बाद सलीफा सपेरा वाला सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। हा का उच्चारण स्थान साथियों कंठ से होता है। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? गुड। अब हम लोग साथियों बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में जो क और स, अब इनका उच्चारण स्थान आपको पता है साथियों, आप यहां से इनको बना सकते हैं। का जैसे होता है कंठ, और सा का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? मूर्ध है, ठीक है, मूर्धन्य है। तो इसको आप कंठ मूर्धा भी कह सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा भी कह सकते हैं। तो अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथियों? कंठ मूर्धा हो जाएगा, कंठ मूर्धा हो जाएगा।
उसके बाद त और रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथियों, त का उच्चारण स्थान होता है दंत होता है, और रा का उच्चारण स्थान साथियों क्या होता है, मूर्धन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, दंत मूर्धन्य हो जाएगा, दंत मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये बात हो गई त्र की। उसके बाद साथियों बात आती है ज्ञ की। अब इसको जरा हम इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देखते रहिएगा। ज्ञ की, इसका साथियों उच्चारण स्थान क्या होता है, जाही होता है, और इसका यहाँ इसका हो जाएगा तालव्य, इसका हो जाएगा तालव्य। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान साथियों तालव्य हो जाएगा। आई बात समझ। लास्ट आपका आता है स्रा। ठीक है साथियों, क्या है, स्रा, जिसमें ये सलीफा वाला सा और आधा रा है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य होगा, और रा का उच्चारण स्थान साथियों मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है। इसको आप तालु मूर्धा भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इसको आप तालु मूर्धा, तालु मूर्धा। ठीक है साथियों, तालु मूर्धा भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सा का स्र का उच्चारण स्थान। आई बात समझ में साथियों इतनी, इसमें कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग व्यंजन वर्ण के कुछ और बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे साथियों वृत्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो साथियों इसमें होता है ल, र, सा और ना, ये 4 वृत्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन साथियों ल होता है, पार्श्विक व्यंजन ल होता है। मतलब साथियों जहां जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास यानी हवा आपके मुख के दोनों पार्श्वों से, यानी जिह्वा के दोनों पार्श्व, दोनों भाग से, ये जो जिह्वा है इसके दोनों साइड से जब निकलती है तो वहां पे किस वर्ण का उच्चारण होता है, ल वर्ण का। इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है बगल, ठीक, ये जिह्वा के जो अगल बगल जगह होती है। उसके बाद अर्ध स्वर साथियों कौन से होते हैं, अर्ध स्वर, इसमें या होता है और वा, क्योंकि ये दोनों वर्ण साथियों आधे स्वर के जैसे भी प्रयोग होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं साथियों ग्रहित या आगत स्वर की। ग्रहित या आगत वर्ण की, आगत व्यंजन या वर्ण कह सकते हैं। ठीक है साथियों, आगत व्यंजन की, जिसमें आपका होता है ये ज के नीचे ऐसे बिंदी लगी होती है, जो, ठीक है, जैसे जाफर से लिखते हैं जाफर, तो वहां पे ये ज लगता है। ठीक है साथियों, उसके बाद फ के बाद भी ऐसे बिंदी लगती है, ये होते हैं आगत, यहाँ पे आगत। ठीक है साथियों, सॉरी, ये आगत होना चाहिए। उसके बाद एक और है साथियों अ, ये डॉक्टर वाला जो अ लिखते हैं, ऑफर वाला जो अ लिखते हैं, ठीक है, ऑस्कर ऑफर ऐसे लिखते हैं ना, वो अ। कहने का मतलब ये साथियों जो ग्रहित या आगत वर्ण है ये आए हुए वर्ण हैं, यानी दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए वर्ण हैं, या फिर इनको कहा गया कि हिंदी भाषा ने इनको ग्रहित कर लिया है, अब ये हिंदी के तौर पर प्रयोग होने लगे हैं, इसलिए इनको ग्रहित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, तो ये चारों पॉइंट। एक और साथियों कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, ये भी आप लिख लीजिएगा। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन साथियों र होता है। लुंठित इसलिए ये कहा गया जब इसको ल बोलते हैं तो ल का भी उच्चारण हो जाता है, जैसे कहते हैं ठीक है साथियों, जैसे लिखा हुआ लार। ठीक, अब इसका उच्चारण करने में आप क्या कह देते हैं, लाल कह देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लाल का उच्चारण हो जाता है। कभी कभी जल्दबाजी में बोलते हैं तो लार के स्थान पे लाल बोल देते हैं, है कि नहीं। तो वहां पे क्या होता है, जो रा है ये ला में बदल गया, इसका मतलब ये लड़खड़ा गया। जहां पे जुबान लड़खड़ा जाए, जिह्वा लड़खड़ा जाए, वहां पे क्या होता है, लुंठित व्यंजन, लड़रा। क्लियर बात साथियों, इतनी बात समझ में आई। तो साथियों व्यंजन के बारे में ये कुछ और पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष। ठीक है साथियों, जहां पे अगर कोई दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट करिएगा, तथा अगर वीडियो पसंद आए
पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो साथियों तो आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।